आई डोंट नो मुझे आपको पता है या नहीं, लेकिन हमारे लाइफ में सबसे बड़ा जो खर्चा है वो ना खाने पीने पे है, ना पहनने ओढ़ने पे है, ना ट्रैवल पे है, ना आपकी कार पे है। जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है आपकी लाइफ में दोस्तों, वो है टैक्स। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नए तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बताऊंगा जिसको आपने सुना नहीं होगा या उसे आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, ताकि आप अपने लाइफ के सबसे बड़े खर्चे या एक्सपेंस को कम कर सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए सबसे पहले मैं एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करता हूं जो हम मोस्ट ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उसको इग्नोर करते हैं ना। हम सबको पता है कि जो भी हम अपने बच्चों की फीस भरते हैं वो सेक्शन 80C में अप टू 1.5 लाख लिमिट के अंदर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। लेकिन मैं आज आपको एक दूसरे सेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे आपको एडिशनल टैक्स सेविंग हो सकती है या आपका टैक्सेबल इनकम कम हो सकता है। इसमें आप अप टू सर्टेन लिमिट अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। और जो सेक्शन मैं चाहता हूं कि आप उसे कंसीडर करें उसे हम कहते हैं सेक्शन 10(1)(4). ओके, सो इस सेक्शन में अगर आप देखें तो आप 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं क्लेम करने के लिए। तो साल का 2400 रुपए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे का 100 रुपए हर महीने के हिसाब से आप अपने खर्चे को दिखा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वहां पे एडिशनल 300 रुपीज पर मंथ आप क्लेम कर सकते हैं और यहाँ भी अप टू 2 किड्स आपके जो घर में हैं आप उनके लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका साल का 7,200 रुपए होता है। तो ये दोनों सेक्शन जो है जो आपके टैक्सेबल अमाउंट्स को ऑलमोस्ट 10,000 रुपए हर साल कम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इसको जरूर कंसीडर करें। समटाइम्स हम ये सोच के क्लेम नहीं करते दोस्तों क्योंकि हमें लगता है कि इसमें ज्यादा सेविंग नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपका 10,000 रुपए का टैक्सेबल इनकम कम होना मतलब आपके अकाउंट में बिना किसी एडिशनल मेहनत के आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से 10%, 20% और 30% टैक्स बचना है। तो मैं चाहता हूं आप इसको भी जरूर एक्सप्लोर करें। जो दूसरा सेक्शन मैं चाहता हूं आप कंसीडर करें अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए, वो है लीव ट्रैवल अलाउंस। ना मुझे लगता है कि आप सबको एलटीए के बारे में आपने सुना ही होगा। मैं इसमें थोड़ा डिटेल्स आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार के साथ या खुद एक साल में कैलेंडर ईयर में जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, उस पीरियड में आप खुद या अपने फैमिली के साथ इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों, तो उस ट्रेवल का एक्सपेंस जो है वो आप एलटीए में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप और आपके स्पाउस प्लस 2 डिपेंडेंट किड्स, आप अपने पेरेंट्स या अपने ब्रदर और सिस्टर जो डिपेंडेंट है आप पे, उनके भी एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपने ऑलरेडी खर्चे किए हुए हैं, अगर आप उस खर्चे को शो कर देते हैं तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है टिल द एक्सटेंट जो आपने खर्चा किया हुआ है। ये जो एलटीए है आप 4 इयर्स के ब्लॉक में 2 टाइम्स क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर 4 साल आज से आप काउंट करें तो इन 4 सालों में आप 2 साल एलटीए के एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसका बिल अगर आप सबमिट करें तो आपको आपके टैक्सेबल इनकम में राहत मिल सकती है। आपको ये बात समझना है दोस्तों कि जो एलटीए का एक्सपेंस आप क्लेम करते हैं उसका जो मैक्सिमम लिमिट है
वो फर्स्ट एसी क्लास जो ट्रेन का होता है उसका जो फेयर होता है वही है। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, तो एयर का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। जो ट्रेन का एक्चुअल एक्सपेंस होता है, ट्रेन की टिकट का जो खर्चा होता है एसी फर्स्ट क्लास का, उतने ही तक आपका एक्सपेंस कम होता है। लेकिन एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जहां से आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी ट्रेवल किया हो, आप इसको जरूर क्लेम करें। और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर करते हैं। आप इसको इग्नोर ना करें और मैं चाहता हूं आप इसको क्लेम करें। सो एलटीए भी एक अच्छा है। जो तीसरा सेक्शन में चाहता हूं एक्सप्लोर करें वो है सेक्शन एटीजी। एटीजी का सेक्शन का मतलब क्या है? हमने अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे डोनेशंस देते हैं। हम किसी डिवोशनल प्लेसेस पे जाते हैं, हम कुछ ना कुछ दान करते ही करते हैं। बहुत सारे लोग चैरिटीज भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो भी चैरिटीज करते हैं दोस्तों, वो ऐसी संस्थाओं को करें जो जिनके डोनेशंस को सरकार ने मान्यता दी है और वहां के डोनेशन से आपके टैक्सेबल इनकम में कमी आ सकती है। जितना भी आप डोनेशन करते हैं, आप मंदिर में चढ़ाते हैं, आप किसी एनजीओ को दे रहे हैं, जहां भी आप दे रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि वहां पे जहां पे भी आप दे रहे हैं दोस्तों, वहां पे आपका जो डोनेशन है उसके अगेंस्ट में आपको रेसिप्ट मिले और उस रेसिप्ट में लिखा हो कि वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है सेक्शन 80G में डोनेशन लेने के लिए। तो आपने साल में जितना भी डोनेशन दिया हो दोस्तों, वहां से उतनी अमाउंट तक आपके टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ठीक है। और अगर आप कैश में दे रहे हैं तो साल का 2000 रुपए कैश डोनेशन तक एक्सेप्ट किया जाता है। सारे संस्थाएं गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं है, तो कौन सी संस्थाएं गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है वो जानने के लिए आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए। वहां पे आपको सारी संस्थाओं का नाम मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जहां भी आप डोनेशन दे रहे हैं वो एलिजिबल है कि नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि कुछ संस्थाओं में जो आप डोनेशन देते हैं वो 100% एलिजिबल होता है आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए। कुछ संस्थाओं में 50% होता है, कुछ संस्थाओं में कम या ज्यादा होता है। तो बिफोर आप डोनेशन दें, आप प्लीज चेकआउट कर लें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपने जो भी डोनेशन दिया उसका कितना % आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगली बार से जब भी आप किसी टेंपल में, किसी भी रिलीजियस सोसाइटी या ट्रस्ट में डोनेशन दे रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आती है तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सेक्शन 80G को भी ध्यान से देखना चाहिए। जो अगला सेक्शन में चाहता हूं जो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, वो है आपके जो फोन और वाईफाई बिल्स हैं वो भी आपके टैक्सेबल इनकम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इनकम टैक्स का वो है रूल 379। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप जो भी आपका फोन का बिल है या वाईफाई का बिल है जो आपके घर में लगा हुआ है, अगर आप उस वाईफाई से, उस फोन से कंपनीज के काम करते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर वो बिल्स आपकी कंपनी आपको रिम्बर्स करती है, तो वो इनकम जो है, वो एक्सपेंस जो है, वो आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर यूज करें, क्योंकि हम सबके घर में वाईफाई होता है, फोन कनेक्शन होते हैं, दैट इज लैंडलाइन कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मोबाइल कनेक्शन भी है तो वो पोस्टपेड होना चाहिए। अगर आपके पास है और आपकी कंपनी अगर उसको रिम्बर्स कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको भी जरूर क्लेम करें। इससे भी आपके साल के 10 से 12 हजार रुपए टैक्सेबल इनकम में कम हो जाते हैं। जो अगला सेक्शन में चाहता हूं आप देखें, जो हम सबने सुना है लेकिन हमको क्लियरिटी नहीं है, वो है HRA, दैट इज हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंटल अलाउंस कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, क्या उसके वेरियस फीचर्स हैं, क्या उसके रूल्स हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सो HRA में जो भी आपको एक्चुअल HRA मिल रहा है आपके पे स्लिप में जो लिखा हुआ है, वो या 40% ऑफ आपका बेसिक और DA अगर आप नॉन मेट्रो लोकेशन में हैं। नॉन मेट्रो लोकेशन मींस अगर आप दिल्ली, बॉम्बे,
कैलकाटा या चेन्नई में नहीं है तो बाकी सारे सिटीज नॉन मेट्रो लोकेशन है, वहां पे आपका जो बेसिक और डीए है उसका 40% या जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया है -10% ऑफ बेसिक और डीए, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपका नॉन टैक्सेबल एचआरए पेमेंट होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज आपको महीने का 25,000 रुपए का एचआरए मिल रहा है, तो आपके साल का एचआरए जो हुआ 3 लाख रुपए का हुआ, और आपका जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं उसमें से 10% आप अपने बेसिक और डीए का माइनस कर दें, या जो आपकी बेसिक है उसका 40%, या अगर आप मेट्रो लोकेशन में है तो 50%, और जो एक्चुअल एचआरए मिल रहा है तीनों में से जो सबसे कम है वो टिल दैट एक्सटेंट आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। तो प्लीज आप इसको जरूर यूज करें। बहुत लोगों को क्लियरिटी नहीं होती भैया एचआरए में कितना मिलता है, तो आप जितना भी रेंट पे कर रहे हैं या जो भी आपको एचआरए मिल रहा है उस एक्सटेंट तक आपका टैक्सेबल इनकम कम नहीं होता, लेकिन आपको इन तीनों में से जो सबसे कम है वो कम होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एचआरए नहीं मिलता है। अगर आपको एचआरए कंपनी नहीं देती है आपकी, तो आपके लिए दूसरा रूल फॉलो होता है दोस्तों। आपका 5,000 रुपीज पर मंथ या टोटल एनुअल इनकम का 25% या 10% ऑफ योर बेसिक एनुअल इनकम, इसमें से जो सबसे कम अमाउंट होता है साल का, वो आप अपने टैक्सेबल इनकम से कम कर सकते हैं इनकेस आपकी कंपनी आपको एचआरए नहीं देती है। जो अगली एवेन्यू है जो मोस्ट ऑफ अस इग्नोर करते हैं वो है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखें। इसमें इतने सारे सेक्शंस है जहां पे आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको किसी भी अदर एवेन्यूज में नहीं मिलता। तो अगर आप एनपीएस में खुद से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो अप टू 50,000 आप एडिशनल टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ओवर एंड अबव द 1.5 लाख जो आपको अंडर सेक्शन 80C मिलता है। तो 80C में तो जो आपको मिलता ही है 1.5 लाख, लेकिन उसके अलावा अगर आप एनपीएस में खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो आपको 50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80C/C/D/1B एडिशनल टैक्स सेविंग मिल जाता है। अगर आप उसके अलावा करते हैं, तो अगर आपका 80C का 1.5 लाख नहीं ओवर हुआ है, तो आपको 80C में भी आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन काउंट होता है। या सबसे गेम चेंजर रूल है एनपीएस में वो ये कि अगर आपके एनपीएस अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पे आपके टैक्सेबल इनकम और भी कम हो जाती है ओवर एंड अबव द 1.5 लाख अंडर 80C एंड 50,000 अंडर 80C/C/D/1B। तो इन दोनों के अलावा अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10% ऑफ आवर बेसिक और डीए आप अंडर सेक्शन 80C/C/2 में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि 10% ऑफ आपका बेसिक अगर आप एनपीएस में अपने एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन कराते हैं, तो आपके टैक्सेबल इनकम कितनी कम हो जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली ये आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ये वर्ल्ड का लोएस्ट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो खर्चे हैं वो सबसे कम होते हैं, लेकिन आपकी कमाई जो है या आपके जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो बहुत अच्छा बन के निकलता है। तो एनपीएस को आप जरूर एक्सप्लोर करें। अगर आपके कंपनी का कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद का कंट्रीब्यूशन करें और अपने कंपनी को भी प्रेरित करें ताकि वो कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट खोलें, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम और कम हो सके। जो नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, वो है सेक्शन 80D, जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में काफी टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाती है। जैसा कि आपको पता है आज के दिन में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इट इज अ बिग रिस्क आप जो ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर हेल्थ इंश्योरेंस ले, इवन दो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही हो, उसके अलावा भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप और आपकी फैमिली इंक्लूडिंग आपके बच्चे, आप
25,000 रुपए तक का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने में। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स भी हैं, आप उनका भी पेमेंट कर रहे हैं, तो अप टू 50,000 रुपीज आप के टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के पॉलिसी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन केस आपके पेरेंट्स 60 इयर्स से कम हैं। अगर आपके पेरेंट जो 60 ईयर से ज्यादा है दोस्तों, तो आप 75,000 रुपए साल तक का प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। अगर आप भी 60 ईयर से ज्यादा हैं और आपके पेरेंट्स भी 60 ईयर से ज्यादा हैं, सो ये लिमिट बढ़ के 1 लाख रुपए तक हो जाती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे किया है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए। सो अगर आप यंग हैं तो आपको 25,000 रुपए तक अगर प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हैं उस सेक्शन तक आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, इसलिए सरकार आपको बेनिफिट भी देती है जहां से आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। अगला सेक्शन में चाहता हूं आप कंसीडर करें, वो है सेविंग्स अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है अंडर सेक्शन 80 TTA। तो अप टू 10,000 रुपीज जो भी इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आता है दोस्तों, वो टैक्स फ्री होता है। तो आपने अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट उस पे आ रहा है, अगर साल का 10,000 या उससे कम है तो उस इंटरेस्ट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये आप एक अच्छा रिटर्न जनरेशन टूल देख सकते हैं विच इज गोइंग टू बी रिस्क फ्री और जहां पे आपको भी टैक्स नहीं देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पैसे उनके अकाउंट में होते हैं, वो कहीं ना कहीं निवेश कर देते हैं और जहां भी आप निवेश करते हैं दोस्तों, वहां पे जो भी फायदा हो रहा है उस पे आपको कोई ना कोई टैक्स गिरता है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम करें तो 10,000 तक का इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप इसको भी जरूर कंसिडर करें और ये आपके इंडिविजुअल अकाउंट पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आप 10 अकाउंट में खोल दें और 10 बैंक अकाउंट में आप 10,000 रुपए क्लेम करें, ऐसा नहीं है। आप एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही क्लेम कर सकते हैं, मतलब एक पर पैन क्लेम कर सकते हैं आपने कितने भी बैंकों में अकाउंट खोला हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको भी ध्यान दें, ये भी आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है, आपके रिटर्न्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि 10,000 तक का इंटरेस्ट अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट के पैसों में मिल रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नाउ हम सब चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो। अगर उस घर को खरीदने में हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं आपको हाउसिंग लोन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं अपने घर को, अपने ड्रीम घर को बनाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि हाउसिंग लोन में आप कैसे अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपके नाम पे कोई भी अदर प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपीज जो इंटरेस्ट आपने फाइनेंशियल ईयर में पे किया है उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, या आपकी टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपीज तक कम हो सकती है अंडर सेक्शन 80EE अगर आप फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं। आपने जो भी फाइनेंशियल ईयर में EMI भरी है दोस्तों, उसका 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक होता है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट। जब आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है। तो जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है दोस्तों, वो अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपके टैक्सेबल इनकम को कम करता है। और जो भी आपका प्रिंसिपल पेमेंट हुआ है उसमें जो भी आपने पे किया है वो आपके सेक्शन 80C में आपके टैक्सेबल इनकम को कम करता है। 2 लाख के अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो सेक्शन 80E में आपको 50,000 रुपीज और आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी अभी खरीदी है, आपने जो भी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए हैं वो भी आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो हाउसिंग लोन जो है वो आपके एसेट बिल्डअप में और आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने में एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। तो ये सारे कुछ सेक्शंस थे, मुझे लगता है
कि इन सारे सेक्शंस में आपको और क्लियरिटी आई होगी, आप और क्लियर हो गए होंगे और बहुत सारे सेक्शंस मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं होंगे कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कौन कौन से सेक्शंस थे जो आपको नहीं पता थे या जो आप क्लेम नहीं कर रहे थे और जो अब आप क्लेम करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, ये आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि हम ऐसे कंटेंट्स आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।